हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 9 जनवरी का करंट अफेयर। और यदि इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर देखेंगे उससे पहले पिछले क्लास का क्विक रिविजन कर लीजिए और वीडियो के अंत में आपसे 2 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में किस स्थान पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? हैदराबाद में। किस राज्य की सरकार ने तख्त दमदमा साहिब बठिंडा को सिखों के 5वें तख्त के रूप में मान्यता प्रदान की है? दिल्ली सरकार ने। शंघाई सहयोग संगठन के नए सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं? झांग मिंग बने हैं। इन्हें 2022 से 2024 यानी 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। झांग मिंग कहाँ के रहने वाले हैं? चीन के हैं। केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए की लागत वाली इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के फेज 2 की मंजूरी दी है? इस परियोजना की कुल लागत है 12,031 करोड़ रुपए। भारत में किस जानवर के आयात के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में एक कार्य योजना लॉन्च किया है? चीतों की आयात के लिए। और भारत सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि अगले 5 साल में भारत में 50 चीते लाए जाएंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा ने किस भारतीय महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? शेफाली वर्मा को। असम राइफल्स उत्तर के 20वें महानिरीक्षक यानी इंस्पेक्टर जनरल कौन बने हैं? विकास लखेरा। ई पासपोर्ट के क्षेत्र में समाधान विकसित करने के लिए विदेश मंत्रालय ने किस टेक कंपनी के साथ समझौता किया है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ। नौसेना अभ्यास सी ड्रैगन 22 कहाँ पर शुरू हुआ है? तो प्रशांत महासागर में अमेरिका की मेजबानी में इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। कुल 6 देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। 24वां ई गवर्नेंस पर सम्मेलन हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया गया? तो 7 से 8 जनवरी को 24वां ई गवर्नेंस पर सम्मेलन का आयोजन किया गया हैदराबाद में। कृषि लागत और मूल्य आयोग के नए चेयरमैन कौन बने हैं? विजय पॉल शर्मा। हाल ही में सुर्खियों में रही पुस्तक ममता बियॉन्ड 2021 के लेखक कौन हैं? जयंत घोषाल। यह पुस्तक हाल ही में लॉन्च हुई है, तो याद रखिएगा। 6 जनवरी 2022 को भारतीय मानक ब्यूरो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 75वां स्थापना दिवस मनाया। तो अब चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने फरवरी-मार्च 2022 में कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है? तो देखिए, इसी साल फरवरी से मार्च में कुल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर। और 8 जनवरी 2022 से आचार संहिता भी इन राज्यों में लागू हो गया है। ठीक है, आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट, ये क्या होता है? देखिए, जब भी चुनाव का ऐलान कर दिया जाता है भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा, तो सार्वजनिक धन का इस्तेमाल नहीं कर सकती है कोई भी पार्टी या फिर कोई भी नेता। ना ही सरकार द्वारा कोई योजना लॉन्च किया जा सकता है और ना ही कोई उद्घाटन या फिर शिलान्यास किया जा सकता है। यहाँ तक कि सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या फिर सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाता है। इसके अलावा धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांग सकती है कोई भी राजनीतिक पार्टी। इसके अलावा और भी कई सारी शर्तें होती हैं। यही होता है कोड ऑफ कंडक्ट। तो इन राज्यों में 8 जनवरी 2022 से कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। ये कौन कौन से राज्य हैं? तो ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है, इन राज्यों में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल विधानसभा सीट की संख्या है 403। तो यहाँ पर 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। वहीं मणिपुर में कुल विधानसभा सीट की संख्या 60 है और यहाँ पर 27 फरवरी और 3 मार्च को 2 चरण में मतदान होगा। वहीं पंजाब में विधानसभा सीट की संख्या 117 है, गोवा में विधानसभा सीट की संख्या 40 है और उत्तराखंड में विधानसभा सीट की संख्या 70 है। और इन राज्यों में 14 फरवरी को एक चरण में ही मतदान कराया जाएगा। ठीक है, और वोटों की गिनती की जाएगी 10 मार्च को। तो इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे फरवरी से मार्च में। अब आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ध्यान में रखिए। भारतीय निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को।
इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सुशील चंद्र। भारतीय निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे ये निर्वाचन आयुक्त हैं। और कई बार एक और क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन संबंधी उल्लेख किया गया है? तो भाग 15 में। और अनुच्छेद की पूछें तो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन संबंधी उल्लेख किया गया है। भारत का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है इसका कार्यकाल 6 साल या फिर आयु 65 साल, जो भी पहले हो। वहीं जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं इनका कार्यकाल 6 साल का होता है, वहीं आयु घटकर 62 साल। ध्यान रखिएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त 65 साल की आयु में रिटायर होता है, वहीं जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं ये 62 साल की आयु में रिटायर होते हैं, या फिर कार्यकाल 6 साल जो भी पहले हो। और जो भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है या फिर निर्वाचन आयुक्त होते हैं, इनका वेतन और भत्ता किनके बराबर मिलता है? सुप्रीम कोर्ट के जजों के बराबर इनका वेतन और भत्ता मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 18 साल से छोटी लड़कियों की शादी करने पर माता पिता को 12 साल तक की जेल का प्रावधान किया है? तो ये है फिलीपींस। ऑप्शन बी राइट आंसर। देखिए, कई देशों में लड़कियों की 18 साल से कम उम्र में शादी करना बाल विवाह माना जाता है, जिसमें भारत भी है। और भारत में बाल विवाह करने पर 2 साल की जेल हो सकती है, या फिर 1 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है, या फिर दोनों एक साथ लग सकते हैं। लेकिन हाल ही में फिलीपींस की सरकार ने एक प्रावधान लागू किया है कि 18 साल से कम उम्र की किसी भी लड़की की शादी कोई करता है, उसके माता पिता को 12 साल तक की जेल हो सकती है। ठीक है। अच्छा, भारत में अभी एक कानून लाया जा रहा है, लड़कियों की शादी के लिए कानूनी उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। देखिए, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि किस समिति के सिफारिश पर भारत में लड़कियों के विवाह के लिए कानूनी आयु 18 साल से बढ़ाकर 21 साल की जा रही है? तो जया जेटली समिति के सिफारिश पर एक समिति का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्ष जया जेटली हैं। तो जया जेटली समिति ने इसके लिए सिफारिश की है कि लड़कियों के विवाह के लिए कानूनी उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल की जाए। फिलीपींस आंसर था। फिलीपींस की बात करें तो राजधानी है मनीला। मनीला में ही एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है। फिलीपींस के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो दुतेर्ते। यहाँ की संसद का नाम है कांग्रेस और करेंसी चलती है पेसो। अमेरिका में जो संसद है, अमेरिकी संसद का नाम भी कांग्रेस है। और पेसो जो मुद्रा है कई सारे देशों में चलती है, जैसे कि अर्जेंटीना, चिली, कोलंबिया, डोमिनिकन रिपब्लिक, क्यूबा और मेक्सिको। नेक्स्ट, हाल ही में खून टकट्टी कानून को सुर्खियों में देखा गया, इसका संबंध किस राज्य से है? तो देखिए, खून टकट्टी कानून जो है काफ़ी सुर्खियों में रहा है, काफ़ी न्यूज में रहा है। ध्यान में रखिएगा, इसका संबंध झारखंड से है। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है। खून टकट्टी कानून के तहत ही हाल ही में अवैध रूप से पेड़ों की कटाई और उसे बाजार में बेचने पर एक व्यक्ति को पीटा गया और पुलिस के सामने ही झारखंड में जला दिया गया। वहाँ के जो मुंडा आदिवासी लोग हैं खून टकट्टी कानून को मानते हैं और इस कानून के तहत वे लोग खुद ही सजा देते हैं। इसी वजह से ये कानून जो है काफ़ी सुर्खियों में आ गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसका संबंध झारखंड से है। खून टकट्टी कानून के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जान लीजिए। तो ये प्रणाली जो है आदिवासी लोगों द्वारा भूमि का संयुक्त स्वामित्व है। इस प्रणाली के तहत मुंडा आदिवासी आमतौर पर जंगलों को साफ करते हैं और भूमि को खेती के लिए उपयुक्त बनाते हैं, और खेती योग्य भूमि बन जाने पर पूरे कबीले का, यानी पूरे जो आदिवासी लोग हैं, इस भूमि पर इन सभी का एक साथ में स्वामित्व हो जाता है, बल्कि कोई एक व्यक्ति का अधिकार इस पर नहीं होता। तो यही है खून टकट्टी प्रणाली या फिर खून टकट्टी कानून। अब झारखंड से रिलेटेड भी बहुत सारे करंट अफेयर बने हैं, इन्हें भी याद रखिए। झारखंड के गुमला जिला में नवरत्नगढ़ की पुरातात्विक खुदाई में हाल ही में लगभग 600 साल पुरानी भूमिगत महल की संरचना प्राप्त हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2021 में भारत का पहला आदिवासी संग्रहालय का उद्घाटन रांची में किया, और इस संग्रहालय का क्या नाम है? बिरसा मुंडा संग्रहालय। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को देश भर में जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया गया है। यानी अब पूरे भारत में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। सोना सोबरन धोती साड़ी योजना लॉन्च की गई है झारखंड में। माओवादी प्रभावित जिलों में
युवा खेल प्रतिभाओं को वित्त पोषित करने के लिए यहाँ की सरकार ने सहाय योजना शुरू की है। वहीं टाटा स्टील ने भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट जमशेदपुर में टाटा का प्लांट है उसमें शुरू किया है। हमार आपन बजट नामक झारखंड की सरकार ने एक ऐप और पोर्टल लॉन्च किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय के त्रिंकोमाली तेल टैंक परिसर के पुनर्विकास के लिए भारत और किस देश ने हाल ही में समझौता किया है? तो देखिए, हाल ही में त्रिंकोमाली तेल टैंक परिसर के पुनर्विकास के लिए भारत और श्रीलंका ने समझौता किया है। ऑप्शन सी राइट आंसर। ये सेकेंड वर्ल्ड वार के समय का ही तेल टैंक परिसर है। अब इसका फिर से पुनर्विकास किया जाएगा श्रीलंका और भारत द्वारा। ये समझौता श्रीलंका के सिलोन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, भारत की इंडियन ऑयल कंपनी का स्थानीय परिचालक और नवगठित त्रिंको पेट्रोलियम टर्मिनल लिमिटेड के बीच किया गया है। ठीक है, त्रिंकोमाली तेल टैंक परिसर जो है ये श्रीलंका के पूर्वी बंदरगाह जिले त्रिंकोमाली में स्थित एक तेल भंडारण सुविधा है, यानी ऑयल टैंक फर्म है। इसका विकास किया जाएगा भारत के सहयोग से। श्रीलंका की बात करें तो यह भारत का पड़ोसी देश है। जितने भी फैक्ट्स हैं याद रखिएगा। भारत और श्रीलंका के बीच में एक जल डमरू मध्य भी है, यानी स्ट्रेट है, उसका क्या नाम है? पाक है। पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच में ही स्थित है। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा और जो कोलंबो है वो श्रीलंका की वाणिज्यिक कैपिटल है, जैसे कि मुंबई भारत की वाणिज्यिक कैपिटल है। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्षे और ये दोनों सगे भाई हैं। और वर्तमान समय में श्रीलंका दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है कि दोनों सगे भाई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं। श्रीलंका की संसद का नाम पार्लियामेंट है। करेंसी श्रीलंकन रूपी। यहाँ की आधिकारिक भाषा सिंहला और तमिल है। यहाँ का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। नेक्स्ट, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो देखिए, 2020 के लिए हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया। इस पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में पहला पुरस्कार उत्तर प्रदेश ने जीता। ठीक है, और दूसरा पुरस्कार राजस्थान ने जीता, तीसरा पुरस्कार तमिलनाडु ने जीता। इन तीनों को याद रखिए। इसमें उत्तर प्रदेश जो है ये पहले स्थान पर है। इसके अलावा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में अलीगढ़ की वर्तमान डीएम सेल्वा कुमारी जे को मुजफ्फरनगर में डीएम रहते हुए जल संरक्षण के क्षेत्र में किए गए प्रयासों के लिए राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कार 2020 दिया गया। ठीक है, इससे पहले ये मुजफ्फरनगर के डीएम थी। मुजफ्फरनगर के डीएम रहते हुए इन्होंने बेहतरीन काम किए थे जल संरक्षण का बढ़ावा देने के लिए, इसलिए इन्हें राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कार दिया गया है। यानी अगर दूसरे शब्द में कहा जाए तो मुजफ्फरनगर जिला जो कि उत्तर प्रदेश में है, तो इस जिला को यह पुरस्कार दिया गया है। तो जल संरक्षण के क्षेत्र में प्रयासों के लिए प्रतिवर्ष राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया जाता है। किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। जल शक्ति मंत्री हैं वर्तमान में गजेंद्र सिंह शेखावत। आंसर था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात करें तो हाल ही में उत्तर प्रदेश ने 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीत लिया है। किसको हराकर? चंडीगढ़ को हराकर। वहीं लोक परिवहन में रोपवे का इस्तेमाल करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो ये है वाराणसी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार वाराणसी को दिया गया था। राज्य का पूछे तो छत्तीसगढ़ और जिले का पूछे यानी शहर का पूछे तो इंदौर याद रखिएगा। वहीं सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार वाराणसी को दिया गया। उत्तर प्रदेश द्वारा 2032 तक के लिए भारतीय कुश्ती को गोद लिया गया है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र मथुरा में स्थापित किया जा रहा है। पीएम मोदी द्वारा वाराणसी से देश भर में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना का शुभारंभ किया गया। कहाँ से? वाराणसी से। उत्तर प्रदेश का एक योजना है एक जिला एक उत्पाद, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है अभिनेत्री कंगना रनौत। माई गोव मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च किया गया है यूपी में। अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग एंड कॉम्प्लेक्स योजना चलाया जा रहा है। इसके अलावा पीएम मोदी द्वारा बलरामपुर जिले में हाल ही में सरयू नहर परियोजना का शुभारंभ किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है,
कोविड संकट के दौरान सर्वश्रेष्ठ रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के लिए किसने यूआईपाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स 2021 जीता है? तो देखिए, रोबोट प्रोसेस के माध्यम से स्वचालन के लिए यूआईपाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स 2021 जीता है साउथ इंडियन बैंक ने। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। साउथ इंडियन बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 29 जनवरी 1929 को। मुख्यालय केरल के त्रिशूर में है। वर्तमान में इस बैंक के चेयरमैन हैं सलीम गंगाधरन और वर्तमान में इस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं मुरली रामकृष्णन। और साउथ इंडियन बैंक का मोट्टो क्या है, यानी टैगलाइन, एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में खाद्य सुरक्षा और स्कूली भोजन की गुणवत्ता में सुधार के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन ने किसके साथ समझौता किया है? तो देखिए, भारत सरकार की एक योजना है पीएम पोषण योजना। उस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में दोपहर में यानी मध्याह्न भोजन दिया जाता है बच्चों को। अक्षय पात्र फाउंडेशन भी यही काम करती है, दोपहर में बच्चों को पोषण युक्त यानी पौष्टिक भोजन दिया जाता है। तो हाल ही में इस काम के लिए और अधिक से अधिक स्कूली भोजन की गुणवत्ता में सुधार के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन ने विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ समझौता किया है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अक्षय पात्र फाउंडेशन की स्थापना 2000 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इस फाउंडेशन का मोट्टो है यानी आदर्श वाक्य है अनलिमिटेड फूड फॉर एजुकेशन। वहीं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 19 दिसंबर 1961 को। मुख्यालय रोम में है। वर्तमान में WFP के कार्यकारी निदेशक यानी इसके प्रमुख हैं डेविड बिस्ली। ध्यान रखिएगा, 2020 में शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज विश्व खाद्य कार्यक्रम को ही दिया गया था। अच्छा, 2021 में किसे दिया गया इसे भी याद रखिए, मारिया रेसा और दमित्री मुरातो को। नेक्स्ट, असम के राज्यपाल जगदीश मुखी ने 7 जनवरी 2022 को किस स्थान पर नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया? तो देखिए, उत्तर पूर्वी महोत्सव का 9वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है असम के गुवाहाटी में और हाल ही में इस महोत्सव का उद्घाटन किए असम के गवर्नर जगदीश मुखी। इस फेस्टिवल का आयोजन 7 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक किया जाएगा। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी भारत की हस्तकला, जैविक कृषि और संस्कृति का बढ़ावा देने के लिए हर साल इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। पिछली बार 8वें संस्करण का आयोजन 2020 में वर्चुअली तरीके से किया गया था। अब जानते हैं असम के बारे में। सबसे पहले असम से रिलेटेड जो भी टॉप करंट अफेयर बनते हैं इनका फटाफट रिवीजन कर लीजिए। डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली अपनाने वाला ये भारत का पहला राज्य बना है। सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क बना है असम में स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क। यही वो नेशनल पार्क है जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। असम में भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप लॉन्च किया गया है, इसका नाम है फिश वाले। एक और ऐप लॉन्च किया गया है यहाँ पर, इसका नाम है शिशु सुरक्षा ऐप। अरुणोदय योजना और अरुंधति स्वर्ण योजना ये असम की 2 मशहूर योजनाएं हैं। अब असम का मैप देखिए। असम अपनी सीमा भारत के सभी 7 उत्तर पूर्वी राज्यों से शेयर करता है। ये राज्य हैं मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल। 2 कंट्री से भी असम अपनी सीमा शेयर करता है। ये कंट्री हैं भूटान और बांग्लादेश। असम का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। जिलों की संख्या 33 है। राजधानी दिसपुर। मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। गवर्नर हैं जगदीश मुखी। चीफ जस्टिस हैं सुधांशु धुलिया। ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। लोकसभा सीट की संख्या 14, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट की संख्या 126 है। असम का राजकीय पशु है एक सींग वाला गेंडा। राजकीय पक्षी है श्वेत पंख वाला काठ बत्तख। राजकीय वृक्ष होलोंग। राजकीय फूल द्रौपदी माला। बगुरुम्बा, अंकियानाट, झुमुरा, होब्जानाई, खेल गोपाल, नट पूजा महारास, बिछुआ, कली गोपाल तथा बिहू ये असम के प्रमुख लोक नृत्य हैं यानी फोक डांस हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क तथा नमेरी नेशनल पार्क सारे असम में हैं। और यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा, इस राष्ट्रीय उद्यान का पहले नाम हुआ करता था राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क। अभी हाल ही में राजीव गांधी का नाम इसे हटा दिया गया है। अभी इसका केवल नाम है औरंग नेशनल पार्क। राभा, दिमारा, कोछारी, बोडो, अबोर,
आओ, मिकिर तथा लुसाई यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन की शुरुआत की है? तो हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन की शुरुआत की है। ऑप्शन सी राइट आंसर। तो इस मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन की शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के सिरोरा गांव में की गई है। इस प्रोसेसिंग वैन में जो भी शहद होते हैं उनका प्रसंस्करण किया जाएगा, यानी प्रोसेसिंग की जाएगी। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की बात करें तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, यानी KVIC। इसकी स्थापना की गई थी 1957 में। मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं विनय कुमार सक्सेना। अगला क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? इनका नाम है सिडनी पोइटियर। ऑप्शन डी राइट आंसर। ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति थे। अफ्रीकी मूल के अमेरिकी अभिनेता थे और विश्व प्रसिद्ध अभिनेता थे सिडनी पोइटियर। इनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने 1963 में फिल्म लिली ऑफ द फील्ड के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता था। इनकी उपलब्धियों को देखते हुए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने कार्यकाल के दौरान 2009 में इन्हें US प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया था। सिडनी पोइटियर की कुछ मशहूर फिल्में हैं जैसे कि टू सर्व विद लव, गेस हुज कमिंग टू डिनर, इन द हीट ऑफ द नाइट। चलिए अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालय की जज बनने वाली यानी न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला बनी है आयशा मलिक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आगामी परीक्षाओं के लिए, इसे याद रखिएगा। ठीक है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 14 अगस्त 1947 को। वर्तमान में पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं गुलजार अहमद। अब इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला जज कौन थी? मीरा साहिब फातिमा बीबी। वहीं भारत की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश कौन थी? अन्ना चांडी। वहीं भारत में किसी हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बारकिंडो के स्थान पर पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी ओपेक के नए महासचिव यानी सेक्रेटरी जनरल कौन नियुक्त हुए हैं? तो देखिए ओपेक के नए महासचिव नियुक्त हुए हैं। इनका नाम है हैथम अल घैसी। ऑप्शन डी राइट आंसर। ये कहाँ के हैं? कुवैत के हैं। इन्हें मोहम्मद बारकिंडो के स्थान पर ओपेक का महासचिव नियुक्त किया गया है। वैसे ये अगस्त 2022 में पदभार ग्रहण करेंगे। ओपेक की बात करें तो इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसकी स्थापना इराक की बगदाद में 1960 में की गई थी। पहले बगदाद में ही इसका हेडक्वार्टर हुआ करता था, बाद में इसका हेडक्वार्टर ट्रांसफ़र किया गया और चला गया ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। और वियना में वर्तमान में और भी संगठन के मुख्यालय हैं जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय। तो फ्रेंड्स, यह था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब लास्ट क्विज का आंसर जान लीजिए। पहला क्वेश्चन था, किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ ने ऑपरेटर थ्योरी में प्रथम सिप्रियन फोयस पुरस्कार 2021 जीता है? इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए निखिल श्रीवास्तव ने। दूसरा क्वेश्चन था, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी इत्तेरा डेविस। तो अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च पुस्तक द मिडवे बैटल मोदेज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म के लेखक कौन है? दूसरा क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक का नाम बताइए जिनका हाल ही में 98 साल की उम्र में निधन हो गया। दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।